तो चलिए दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10वां का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का एनसीईआरटी बुक का हम उदाहरण नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 7 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 7 क्या बोला है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कितना है, 96 और 404। तो चलिए हम 96 का पहले निकाल लेते हैं। 96 के 2 से निकालिएगा तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48 दूना 96। 2 से तो 24 बार में, फिर 2 से तो 12 बार में, फिर 2 से तो 6 बार में, फिर 2 से तो 3 बार में होगा। और फिर काट दीजिएगा 3 एकम 3, तो मतलब 96 बराबर आया 2 का 1 2 3 4 5, तो 2 5 गो और 3 1 है और 1 आया है। चलिए 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह 404 का हम निकाल लेते हैं। 404 तो देखिए 2 से लगाइए तो 202 आएगा, फिर 2 से लगाइए तो 101 आएगा। एक रस ज्यादा ही टूट भी नहीं करेगा, नहीं टूटेगा। तो हम लिखेंगे कि 404 बराबर आया 2 का 1 2, तो 2 और 1 आया 101। हमने बोले थे कि एचसीएफ कैसे होता है। एचसीएफ का निकालना है जो दोनों में गुणनखंड मिले, मतलब कॉमन मिले। तो जो कम बार तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है। और कम कितना है, तो इसमें है तो 2, तो यही हो गया। हाँ, 1 कर सकते हैं तो 1 ले भी सकते हैं या नहीं भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 का स्क्वायर मतलब 4। एचसीएफ कितना है 4। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए बताए थे। देखिए एलसीएम इसका कितना है 4। अब एलसीएम क्या करें, जो कॉमन लेंगे उसको छोड़ देंगे और बाकी जो रहेगा सब एलसीएम हो जाएगा। तो 2 5 है, 3 है और ये क्या है 101 बचा हुआ है, तो 101 हो गया। 2 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 32। देख लीजिए 2 5 को गुना कर दीजिए, 2 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, मतलब 32 आएगा। ठीक है। और इसको गुना कीजिए 101 तो 303। जब ये दोनों के गुना कीजिएगा तो 96 गुना 96, मतलब एलसीएम कितना आया 96 96, ये मतलब 9696। तो इस तरह से हमने उदाहरण 7 नंबर का सॉल्यूशन किया। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। उदाहरण नंबर हम 8 का सॉल्यूशन करते हैं। उदाहरण नंबर 8 में बोला है कि संख्या 6 और 72 और 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले 6 है ना, तो 6 का अगर आवाज गुणनखंड निकालते हैं 6 का, तो 2 से 3 बार में, और तो निकलेगा ही नहीं। अगर निकालेगा कोई तो 3 बार में, 1 बार में जा जाए तो मतलब 6 का आया कितना 2 गुना 3 गुना 1। उसी तरह चलिए 72 को निकाल लेते हैं। 72 2 से निकालिए तो 36 बार में, 2 से निकालिए तो 18 बार में, 2 से निकालिए तो 9 बार में, फिर निकालिए 3 से निकालिए तो 3 बार में। ठीक है। और 1 बार में फिर कर सकते हैं 72, तो कितना आया 2 आएगा 3 और 3 आएगा 2 और 1 तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से 120 है। चलिए 120 का देखते हैं। 2 से तो 60 बार में, फिर 2 से तो 30 बार में, फिर 2 से तो 15 बार में, फिर 3 से तो 5 बार में। तो मतलब 120 का कितना आया 2 3 को आएगा। ठीक है। और 3 अकेला और 5 1 आएगा। ठीक है। अब एचसीएफ लिखना है। क्या लिखना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हम बोले थे अब 2 को था तो दोनों में गुणनखंड, और 3 को तो तीनों में जो गुणनखंड है, लेकिन जो कम बार रहा है तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, लेकिन कम बार होना चाहिए। तो देख लीजिए एरा में 2 1 को है, एरा में 2 है 3 को, एरा में 2 है 3 को, मतलब 1 को 2 हो जाएगा। और अगर 3 मिल रहा है तो 3 भी देख लीजिए, 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, लेकिन कम बार तो 3 है तो 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, मतलब एचसीएफ क्या आया 6 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब एलसीएम बात करते हैं। तो एलसीएम बोले थे कि अब हम एलसीएम, तो इसमें छोटी घात नहीं है, जो तीनों में मिले छोटी घात होता है एलसीएम, और सभी में मिले बड़ी घात वाला, तो बड़ी घात वाला 2 3 को देख लीजिए बड़ी घात, और फिर क्या है 3 2 को देखिए बड़ी घात, और 1 5 है, तो देख लीजिए क्योंकि इसके अलावा तो बड़ी घात है ही नहीं। तो 2 का क्यूब तो 8, 3 का स्क्वायर तो 9 और फिर 5, तो 8 5 40, फिर 9 3 गुना मिला के 360। यही हमारा एलसीएम हो गया। तो इस तरह से हमने प्रश्न
उदाहरण नंबर 8 का सॉल्यूशन किए, जिसको भी सॉल्व लेना है वो ले सकते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 9 को प्रश्नों को देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले लिखेंगे माना कि, देखिए अपरिमेय पूछे तो परिमेय मान लीजिएगा। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। और बताइए परिमेय होता है तो इसको क्या लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, √3 बराबर p/q, क्योंकि ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। और जहां q ≠ 0, क्योंकि परिमेय संख्या कहता है कि q 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा √3, अब यहाँ पर क्या कर देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों और वर्ग करने पर, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा दोनों ओर वर्ग करेंगे, क्योंकि मैथ का रूल कहता है अगर एक तरफ वर्ग कीजिएगा तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो हम इधर वर्ग कर देते हैं। देखिए इसका वर्ग कीजिए तो 3 आएगा, इसका कीजिएगा तो p² और q² आएगा कि नहीं। इसको जब गुना कीजिए तो 3q² हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो खाली p² हो जाएगा। मतलब इसे मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे कि p² बराबर 3 है, अतः मतलब p बराबर 3 का गुणज क्या है, गुणज है, मतलब p बराबर 3 क्या है, का गुणज है। ठीक है, इसे समीकरण 2 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुणज है। उसी तरह से फिर आइए अब क्या करेंगे, अब 3 बराबर 3m है, p बराबर 3m, तो यहाँ m कर लेते हैं। m क्या है, तो m कोई पूर्णांक है, m कोई क्या है, पूर्णांक है, मान लेते हैं m कोई क्या है, पूर्णांक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 3m, क्या हो जाएगा 3m। अब यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, फिर से वर्ग कर रहे हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों ओर हमने वर्ग किया है, क्या किया है, वर्ग करने पर। अब इधर आइएगा, अब हम क्या लिखेंगे कि दोनों ओर अभी हमने क्या किया था, वर्ग किया था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p² और बराबर ये हो जाएगा 3m², होगा कि नहीं होगा। तो ये p² और 3 का स्क्वायर 9, आई हो जाएगा m², होगा कि नहीं। अब इसको जो हम ऐसे कर लेते हैं। अब हम करेंगे कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, क्या होगा, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, तो 3q बराबर p², क्या है, 3q² बराबर p² है। यहाँ पर रख देते हैं कि p² बराबर क्या है, 9m² है कि नहीं। तो यहाँ रखेंगे तो 3q², यहाँ हो जाएगा 9m², इसको काटिएगा तो 3 आएगा, मतलब q² बराबर हो जाएगा 3m, होगा कि नहीं होगा, ये देखिए पहले होगा ना। अब हम इसको कह सकते हैं कि m² है तो हम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो इसको कहेंगे, मतलब अब ये q जो है वो 3 का गुणज है, क्या है, गुणज है। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3। ये हम देखिए तो समीकरण 2 और समीकरण 3 में, तो देखिए यहाँ पर कि समीकरण 2 और 3 में क्या है, तो p और q का गुणनखंड जो है, गुणनखंड कितना है, देखिए तो 3 आया होगा, 3 और 3, तो 3 है, जिससे मेरा मानना यह गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने इसमें 7 नंबर उदाहरण और 8 नंबर उदाहरण और 9 नंबर उदाहरणों का सॉल्यूशन किए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसको भी इससे लेना है वो ले सकते हैं।